हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। जी ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जय सिंह पटेल आप लोगों के समक्ष आज नीति निर्देशक तत्व पार्ट 2 लेकर के आया हूं। कल हमारी बात अनुच्छेद 38 तक हुई थी। आज अनुच्छेद 39 पर हम चर्चा करेंगे। अगर कहीं पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो उसका उत्तर यही होता है कि अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 को जो है आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसके द्वारा, इस अनुच्छेद के द्वारा होती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 इसे आर्थिक क्रांति का दस्तावेज आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इससे होती है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का विचार इसमें मिलता है अनुच्छेद 38 में। अब इसे कई भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्टिकल 39A। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब इस्तेमाल ये लिखा रहे या बड़े लेटर का ये लिखा रहे उसमें फर्क पड़ता है। इस्तेमाल अगर लिखा है तो जो संविधान लिखा गया जिस समय, उस समय ही इसी का जो है जिक्र कर दिया गया था। यहाँ पर आएगा बड़ा, ये भी आएगा, अभी बाद में हम बताते हैं। पहले इस 39A को देख लीजिए क्या है। इसमें कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए जीविकोपार्जन हेतु, राज्य स्त्रियों और पुरुषों के, कहने का मतलब कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुषों के जीविकोपार्जन के लिए, पुरुषों के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य में रहने वाले, राज्य मतलब देश रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह उचित प्रकार से जीवन जी सके। इसके लिए उनको काम पाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा कि ये काम करके व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 39B। 39B में क्या कहा गया कि राज्य मानवीय अथवा भौतिक संसाधनों का, राज्य
मानवीय या भौतिक संसाधनों का, भौतिक साधनों या संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से करेगा कि, इस प्रकार से करेगा कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। कहने का मतलब राज्य के पास जो भी साधन होगा इस प्रकार से उसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण करेगा अथवा बंटवारा करेगा कि जिससे से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यह हमारा 39 रहा। कभी काल लोग कहते हैं कि अनुच्छेद याद नहीं होता, जब उसकी तारतम्यता को बनाए रखेंगे कि इसमें क्या कहें स्त्री और पुरुषों की जीविकोपार्जन के लिए। अब यहाँ पर जीविकोपार्जन करेगा कैसे? जब सबको राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो है वह संसाधन उपलब्ध कराया जाए। यहाँ हम जीविकोपार्जन देख लेते हैं कि कैसे जिए खाएगा, और जीने खाने के लिए उसे जो है राज्य क्या क्या जो है संसाधन देगा, क्या क्या साधन उनके पास उपलब्ध कराएगा कि किस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करे। अधिक से अधिक लोगों को, कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिले, इसकी बात यहाँ, जिसके अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। अब हम आर्टिकल 39C देखते हैं। 39C में यह बातें कही गई है कि राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो सके, कि शक्ति एक जगह पर इकट्ठी ना हो सके, शक्ति का केंद्रीकरण ना हो सके। कहने का मतलब कि जो हमारे पास संसाधन है वह बटे होने चाहिए, एक स्थान से उसका संचालन ना हो सके, कई स्थानों से संचालन हो सके। शक्ति का जो है केंद्रीकरण ना हो बल्कि विकेंद्रीकरण हो, अधिक से अधिक लोगों के पास हो। इसका बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसे होना चाहिए कि एक केंद्रीय शक्ति ना हो बल्कि केंद्रित के स्थान पर विकेंद्रीकरण हो, कई जगह पर जो है बटा होना चाहिए। 39B और C बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है? 39B और C को 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यहाँ देखते हैं 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पर जो है DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को जो है प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता मतलब कि यह पर जो है इसको फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के हनन पर कहा गया कि इस पर जो है निश्चित तत्व को प्राथमिकता दी गई। कहने को कि राज्य अगर 39 और C के अंतर्गत दिए गए कार्यों को
उन्मूलन, जिसका उल्लेख और कहाँ किया गया है? अनुसूची 9 में किया गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर एक वैधानिक या विधिक अधिकार बनाना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में किया गया है। संपत्ति के अधिकार को विधि के अधिकार बनाना। जमींदारी उन्मूलन, जब भारत में आ जाते हैं उसके पहले यहाँ पर प्रीवी परसेज हुआ करती थी, जहाँ पर उनके पास अधिक से अधिक जमीनें थी। भारत में कुछ ऐसा वर्ग था जो भूमिहीन था, जिसके पास कुछ भी जमीनें नहीं थी, तो उनके भूमि का जो जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके भूमि का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसके तहत छोटे लोगों को, जो गरीब किसान थे, गरीब मजदूर थे, उनमें जो है भूमि का जो है आवंटन किया है। कम से कम उनके पास भी कुछ भूमि हो गई। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर डाला। इसी के तहत 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा देख ही रहे, इसके पहले मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को जो है हटा करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यह जो है 39B और C पर जो है मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है DPSP को। ये रहा हमारा 39B और C। आइए देखते हैं 39D में क्या कहा गया है। 39D बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 39D में यह प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो है राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। हाँ, अगर कार्य की प्रकृति भिन्न भिन्न है, जैसे कार्य करने के लिए कुछ को बहुत ज़्यादा बोझा उठाना है, बहुत जोखिम भरे कार्य करने हैं, कुछ को बहुत सरल कार्य करना है, तो वहाँ वेतन जो है असमान हो सकता है। कार्य की प्रकृति अगर भिन्न है तो वेतन असमान होगा। लेकिन अगर समान कार्य में लगे हुए लोगों को समान वेतन दिया जाना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई हो, उसको जो है समान वेतन मिलना चाहिए। ये उल्लेख जो है अनुच्छेद आर्टिकल 39D में इसका उल्लेख किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, किसके तहत किया गया? मौलिक अधिकार के तहत या नीति निर्देशक तत्व के तहत? तो यह नीति निर्देशक तत्व के तहत इसका उल्लेख किया गया है। वह अनुच्छेद है 39, उसके अंतर्गत D 39D में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं 39E में क्या प्रावधान किया गया है। पहले इसको मिटा दें। समान कार्य के लिए समान वेतन कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह एक स्थान पर करने वाले किसी काम में लगा है, उसको वही वेतन मिलेगा जो सबको मिल रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए 39E देखते हैं। आर्टिकल 39E के अंतर्गत कहा गया कि राज्य कर्मकारों तथा सुकुमार बालकों के लिए स्वास्थ्य एवं शक्ति पर विशेष ध्यान देगा। राज्य
कर्मकाल मतलब काम करने वाले तथा सुकुमार बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति पर विशेष ध्यान देगा। कहने का मतलब कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह काम करने वाले लोगों के लिए तथा जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक सुकुमार बालक हैं उनके स्वास्थ्य के विशेष ध्यान दिया जाएगा कि काम करने वाले के लिए भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी कार्य अच्छा होगा। बालक जो भविष्य का निर्माण उन्हीं के द्वारा होना है, अगर उनकी स्वास्थ्य को ठीक से नहीं रखा गया तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों के जो है स्वास्थ्य और शक्ति पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य और शक्ति का मतलब उनका जो शक्ति है, पावर है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसे काम लिया जाए कि जितनी उनकी क्षमता है। आइए आर्टिकल 39 एफ देखते हैं। 39 एफ के अंतर्गत क्या कहा गया है? राज्य सुकुमार बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सुकुमार बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से मतलब है व्यक्तित्व का वह है आंतरिक व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमापूर्ण का मतलब है उचित व्यक्ति एकदम किसी बिना बंधन के बिना किसी दबाव के जो है उसको वातावरण उपलब्ध कराया जाए। गरिमापूर्ण व उचित वातावरण उपलब्ध कराएगा। इसका क्या तात्पर्य है? किसी सुकुमार बालक है 6 वर्ष से 14 वर्ष का, उसके विकास के लिए, क्योंकि उसी पर तो भविष्य निर्भर है, उसके विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण कि अगर वह जहाँ जी रहा है, जहाँ खेल खा रहा है, उस स्थान पर जो है वातावरण शुद्ध होना चाहिए, उसको हर सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब एक आर्टिकल इसमें और बच रहा है, आर्टिकल 39 ए। इसे हमेशा बड़े लेटर में लिखिए, क्योंकि अगर जब कहीं बड़े में लिखा है, बड़े लेटर में, समझ लीजिए मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में अगर अलग से लिखा है, स्मॉल लेटर में नहीं है और बिग में है, बड़े में है, तब उसका मतलब इसे 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन को जो है संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 1942 में बहुत से संशोधन किए, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया। क्या इसमें प्रावधान किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन में कि राज्य समान न्याय
एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करेगा या व्यवस्था करेगा। यह बाद में जोड़ा गया कि निःशुल्क और विधिक समान न्याय कैसे मिले हर व्यक्ति को। भारत में तो अमीर गरीब SC ST OBC बहुत से वर्ग पाए जाते हैं। भारत में जो कानून व्यवस्था है बड़ी जटिल प्रक्रिया है, काफी दिन बाद इसमें न्याय मिलता है, बहुत देरी होती है। कहा गया है कि देर हो लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो दुरुस्त आने के लिए अगर विधिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में देर हो रही है तो सबके पास उतना पैसा नहीं हो सकता। गरीब मजदूर किस प्रकार से जो है उसको वह भी न्याय प्राप्त कर सके, भारतीय कानून व्यवस्था को जो है प्राप्त कर सके, इसके लिए कहाँ से पैसा गरीब उतना पाएगा। इसलिए सरकार द्वारा कहा गया कि राज्य इसकी व्यवस्था करेगा, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा, जिससे किसी गरीब या मजदूर को जो है वंचित न होना पड़े न्याय से। इसके लिए भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में एक कानून बनाया, राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसे नलसा भी कहा जाता है, यानी नलसा भी कहा जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इस पर जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होता है, यह जो है व्यवस्था करती है इस निःशुल्क और विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से स्टेट के लिए भी होता है सलसा, और जिले लेवल पर भी होती है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। यह व्यवस्था जब अधिनियम बना 1987 में और 1995 में इसे लागू किया गया। कहने पर निःशुल्क और विधिक समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता कब से लागू की गई? भारत सरकार द्वारा 1995 में लागू की गई है। कब बना? 1987 ईस्वी में बना। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन, इस अनुच्छेद पर सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी का माना जाता है कि यह अनुच्छेद महात्मा गांधी से प्रभावित होकर लाया गया। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायतों का गठन, इस पर महात्मा गांधी का प्रभाव माना जाता है। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का प्रभाव माना जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान में 73वें संविधान
लागू किया गया है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में से लागू किया गया, जिसे पंचायती राज कहते हैं। आगे अनुच्छेद 41 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 41 एजुकेशन याद करने का ट्रिक होता है, ई आया है ये तो एजुकेशन ई वो भी चालू होता है इसे, तो शिक्षा और क्या इसमें काम पाने का अधिकार और लोक सहायता, कहने का मतलब राज्य शिक्षा काम और लोक सहायता की व्यवस्था करेगा, शिक्षा जिसके तहत क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, सर्व शिक्षा अभियान। इस सब को साक्षर किया जाए। भारत में बहुत बार आया परीक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रावधान किया गया है राज्य के द्वारा भारत में, वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 41 के द्वारा इसका जो है प्रावधान किया गया है। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में भी वर्णन करता है, काम के लिए व्यवस्था कि प्रत्येक व्यक्ति को काम भी दिलाएगा, जो मनरेगा हमारा है, मनरेगा आज पूरे भारत में जो है मजदूरों को जो है इसके द्वारा सहायता मिलती है। काम 100 दिन का काम, एक साल में कम से कम उतने दिन तो उनको मिलना ही मिलना है। जॉब कार्ड जिसे कहा जाता है बनाया जाता है गांव-गांव में लोगों को। तो यह मनरेगा का काम जो है, काम पाने का जो कार्य चल रहा है, किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 41 के तहत। लोक सहायता क्या है, लोक सहायता जो भारत में जो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो अन्य सामान्य से हटकर है, जैसे जो सामान्य स्वस्थ पुरुष है उससे हट करके कौन कौन आता है लोक सहायता के अंतर्गत, बुढ़ापा या बुजुर्ग, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी, अंगहान, बुजुर्ग को बुढ़ापा भी कहते हैं, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी, अंगहान। अंगहान को मोदी जी ने एक और नाम दिया है दिव्यांग, जिसे विकलांग भी कहा जाता है। दिव्यांग, दिव्यांगों के लिए बुजुर्ग, बीमारी, बेकारी, अंगहान आज को भी लोक सहायता की व्यवस्था होती है। कैसे इनको अन्य के समान लाया जाएगा, इनके लिए जो है राज्य सहायता करती है। पेंशन, ट्राइसेम जो विकलांग के लिए थ्री व्हीलर साइकिल भी दी जाती है। बीमारी और बेकारी के लिए अस्पताल बनाए जाते हैं। तो इसकी व्यवस्था कहाँ पर की गई है, अनुच्छेद 41 में जो है की गई है। पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है। बीमार लोगों को जो है हॉस्पिटल से दवाएं दी जाती हैं। ये व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करता, अनुच्छेद 41 के तहत। और दिव्यांगों के लिए पढ़ाई का इत्यादि और भी पेंशन इनके लिए भी मुहैया कराती है राज्य। और ट्राइसेम की व्यवस्था भी करती है सरकार। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 41 तो हो गया हमारा, अनुच्छेद 42 में क्या कहा है कि राज्य न्याय
काम की न्याय संगत और मानवोचित अनुच्छेद 42 के तहत राज्य का क्या काम होगा? राज्य काम का न्याय संगत एवं मानवोचित दशा को सुधारने का प्रयास करेगा। मानवोचित एक शब्द आया, न्याय संगत, दो शब्द यहाँ आए। काम के लिए न्याय संगत कहने का मतलब कि न्याय संगत हो। ऐसा नहीं है कि काम करने में कुछ लोग बहुत मजबूत हैं, कुछ कम मजबूत हैं, तो काम अलग अलग कुछ कम करेगा। न्याय संगत हो, सबके साथ काम कर रहा है। अब कोई बहुत कमजोर है तो उसको 1 कुंटल का बोझा थोड़ी उठाया जा सकता है। मानवोचित, तो मानव के लिए उचित हो ऐसी प्रकार के लिए काम के लिए दशा को सुधारने का प्रयास करेगा राज्य। इसी में प्रसूति सहायता का भी प्रावधान किया गया है। स्त्री प्रसूति सहायता जो अभी एम्बुलेंस सेवा देखते हैं अस्पतालों में चलती है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से 108 आदि जो सहायता 102 इस पर जो है, तो प्रसूति सहायता के लिए भी इसी में व्यवस्था की। अनुच्छेद 42 के तहत न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता के लिए भी व्यवस्था करता है। इसी में यह भी है कि कोई कार्य कर रहा है, महिला अध्यापक है या और कुछ कहीं पर कार्य कर रही है, तो उसको जो है प्रसूति सहायता के समय उसको छुट्टी कैसे मिले, कितने दिन के लिए उसको छुट्टी मिल सकती है, इसी में सबका प्रावधान किया। और उसकी सहायता प्रसूति सहायता किस प्रकार से की जाए, राज्य के द्वारा इसका प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है। आइए अनुच्छेद 43 देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य उद्योगों में प्रबंधन के लिए ये अभी 43A में है इसका प्रावधान। 43 देख लीजिए, 43 आर्टिकल 43। राज्य जीवन निर्वाह के लिए या जीवन योग्य वेतन का जो है प्रावधान करेगा। जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन का प्रावधान करेगा। राज्य जीवन योग्य वेतन का प्रावधान करेगा। कहने का मतलब कि उसकी आजीविका ठीक प्रकार से चले, इतना वेतन उसको मिले किसी व्यक्ति को कि उसको जो है उसके जीवन में उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। रोटी कपड़ा और मकान की उसकी पूर्ति की जा सके, इतना वेतन दिया है। मनरेगा के तहत प्रारंभ में 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे समय समय पर बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय से समय बदलता जा रहा है, हर चीज महंगा होता है, उसी एवज में जो है उसको वेतन भी मिलना चाहिए मजदूरों को। इसका प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है और इसी में और जोड़ा गया बाद में 43A। 43A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को लगे हुए मजदूरों की भागीदारी का उल्लेख इसमें मिलता है। प्रबंधन में लगे मजदूरों की
भागीदारी का उल्लेख करता है। इसी में जो है मजदूर यूनियन, कहने को लगे फैक्ट्री में अगर मालिक मनमानी करने लगे तो मजदूरों की हालत क्या होगी, बिगड़ती जाएगी। मजदूरों को इकट्ठा होकर के मालिक के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार जो है राज्य के द्वारा इसी में दिया गया है। 43A में कि मजदूर यूनियन प्रावधान इसमें किया है कि उनके प्रबंध तंत्र में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए, कि किसको क्या कितनी भागीदारी होनी चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसमें ये बातें कही। अब देखते हैं बी में क्या कहा गया है। 43B बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ ला के देखते हैं। 43B में यह कहा गया है कि राज्य गांव में सहकारी संस्थाओं को जो है बढ़ावा देगा। गांव में सहकारी संस्थाओं को खोलने के लिए बढ़ावा देगा। स्थापना में संस्थाओं की स्थापना बढ़ावा देगा। इसमें जो है इसका मतलब है कि राज्य जो है कुटीर उद्योगों की स्थापना का जो है प्रावधान करेगा। 43B में इस चीज का उल्लेख किया गया है। आइए अंतिम बचता है आज के लेक्चर में, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह कहा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। अनुच्छेद 44 में आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सिविल कोड की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा। समान नागरिक संहिता इसका क्या तात्पर्य है कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक सी व्यवस्था होगी, एक सा कानून होगा। किस पर? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के नियम एक से होंगे। लेकिन राजनीतिक कारणों से या भारत में बहुत से वर्ग समुदाय हैं, इसके कारण जो इसे आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। एक राज्य ऐसा है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता के प्रावधान को लागू किया है, तो वह राज्य है गोवा। गोवा एकमात्र राज्य है भारत का जहां पर जो है कॉमन सिविल कोड लागू किया गया है, और भारत के अन्य आज तक जितने भी राज्य हैं कहीं पर भी इस प्रावधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। क्यों? हिंदू के लिए विवाह के रीति रिवाज अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। हिंदू में जो है विवाह विच्छेद के कुछ अलग नियम बताए गए हैं, मुस्लिम में कुछ अलग नियम बताए गए हैं। उत्तराधिकार या दत्तक गोद
लेने की जो प्रथा है उसके लिए भी कुछ अलग अलग नियम है। हिंदू मुस्लिम सिख के लिए कुछ अलग नियम है, ईसाई के लिए कुछ अलग है। इसीलिए जो है विभिन्न वर्गों के लिए जब नियम उनके जाति समुदाय वर्ग विशेष में अलग अलग नियम के तरीके बताए गए धार्मिक हिसाब से, तो कहाँ ये पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। इसीलिए जो है आज तक इस कार्य को अभी तक पूरा अंजाम नहीं दे पाई है भारत सरकार। इसी में सायरा बानो बनाम भारत संघ, सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला अभी भी 3 तलाक तीन तलाक की कथा 1985 से चली आ रही थी। अब जाकर के मोदी जी के सरकार ने इस पर कानून बनाया कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी 3 तलाक में भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी 3 तलाक देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पुरुष जो है किसी महिला को तलाक देना चाहता है उसके भरण पोषण के लिए, जब तक वह दूसरी शादी नहीं करता तब तक उसको जो है उसके भरण पोषण के बच्चों के भरण पोषण अधिकार उसके उस पति पर होना चाहिए, तलाक देना चाहता है। ये सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया। इस पर जो है 3 तलाक पर जो है अभी नियम आया है। तो ये हमारा 3 तलाक की व्यवस्था जो है नागरिक समाज संहिता की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 44 में दी गई है। आज का ये वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर मेरे वीडियो को आप लोग पसंद आता हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।